हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही कि नहीं सबकी। चलो तो आज भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि भाई प्रीमियर है तो बातचीत इसमें ज़्यादा हो नहीं सकती। मैं चैट में हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो आप जो भी आपके डाउट्स हो प्रीवियस क्लासेस को लेके या फिर इस क्लास में जो भी डाउट आपके आते हैं, सारे डाउट्स वहाँ पे फटाफट से अपना कमेंट करते जाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी डेली की तरह अगर नए बच्चे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन डेली दी जाती है भाई। आप इसके लिए वो ना हुआ करो भैया आप प्रचार करते हो, वो अब बातें नहीं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको चीज़ें कब कब, कौन सी क्लास कब मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है और कहाँ मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो देखो, पहली क्लास जो आपकी मैथ की चलती है वो 4 बजे किशन सर द्वारा, ठीक है। बाकी 6:30 बजे आपकी क्लास ऑलरेडी रनिंग है, दैट इज साइंस की क्लास, ठीक है। इसके बाद मैथ वाली क्लास भाई जो मेजर पोर्शन है आपका, वो लास्ट टाइम में आपकी चलती है कब, 7:30 पे। तो आज उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी होने वाला है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, बाकी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए कि एनटीएससी क्या होता है या फिर कुछ आपके अलग ओलंपियाड्स के बारे में भी आपको जानना है कि भैया हमें क्लास 9th में है या फिर 10th में है तो कौन कौन से ओलंपियाड्स देने चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको मटेरियल्स चाहिए या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो यू मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज रैंकर्स एनटीएससी चैनल, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी सर्च कर लो रैंकर्स एनटीएससी, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी बच्चे आ रहे हैं जो आपकी मदद भी करते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको हो सकता है डाउट्स भी आए, तो डाउट्स का भी ग्रुप है, वहाँ जाओगे तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उनको भी ज़रूर ज्वाइन करो, बिकॉज आपके डाउट्स हैं अगर आपके पास तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे भाई, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि ये आप ही के लिए किया गया है, अब जो टेस्ट सीरीज आई है बेसिकली आप ही के लिए लाया गया है कि आप अपने आप को देखो, समय समय पे चेक करते रहो आपका लेवल क्या है, आप पढ़ाई कितनी आपको और बढ़ानी है या घटानी है या फिर उसी लेवल पे मेंटेन करनी है, क्या करना है, समय समय पे अपने आप को टेस्ट करते रहो। तो आपके लिए एक फुल प्लान पूरा प्रिपेयर कर दिया गया है, शेड्यूल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कौन सा टेस्ट कब है, तो 7 पार्ट टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। 7 पार्ट टेस्ट, इट मीन्स फुल सिलेबस नहीं होगा, कुछ ही चैप्टर्स का कम्बिनेशन होगा। उसके बाद 7 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, इट मीन्स फुल सिलेबस होगा आपका, मैथ हो या फिर सेट हो, दोनों के लिए, ठीक है। अब भैया इसकी वैलिडिटी कब तक है, ठीक है। वैलिडिटी आपकी स्टेज 1 अप्रॉक्सीमेट गेसिंग किया गया भाई कि दिसंबर 12 या फिर दिसंबर 15 के आसपास तक आपका स्टेज 1 होने वाला। तो उसके बीच में ही आपका क्या होगा, ये आपका एंड हो जाएगा जो टेस्ट सीरीज है। तब तक के लिए इतने मंथ सोच लो, अभी कौन सा मंथ चल रहा है भाई, जुलाई है ना। जुलाई से दिसंबर तक का लगभग 6 से 7 महीने हैं आपके पास, पूरे टेस्ट 6 महीने तक वैलिड रहेगा। सिर्फ कितना कॉस्ट आपको मिनिमल से भाई, ये देखो आप भी जानते हो कि आपके लिए कितना कंटेंट देना पड़ता है, हमारी टीम है तो जस्ट छोटा सा है भाई, उतना तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अभी तक अगर तुमने नहीं दिया है तो जाके दो टेस्ट आपके फ्री हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 फ्री हैं, उनको दो, अपने आप को चेक करो। फिर उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि मुझे और भी अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है तो मस्ट की ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं, दैट इज़ पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। जैसे आपको भैया हो सकता है कहीं आप लैग कर रहे हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही हो, आपको ये जानना हो भैया मुझे कितना और अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए, क्या मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मुझे क्या और चीज़ें एक्स्ट्रा कुछ करनी चाहिए क्या, तो वो कैसे पता चलेगा तुम्हें। अगर आपको कोई बड़ा भाई होगा या फिर आपके पास गाइड करने के लिए कोई गाइडर होगा तभी तो जान पाओगे। जैसे आप अगर कहीं रास्ता नए जगह जाते हो तो आपको सारे रास्ते पहले नहीं पता होते हैं, तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो आपको समझाता है भाई यहाँ जाओ, ऐसे करो वैसे। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंटरशिप में इंक्लूडेड मिलने वाली हैं। उसके बाद आपने चैनल पे देखी होगी कि जूम मीटिंग्स भी होती हैं आपके साथ और आपके पेरेंट्स के साथ, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड होगा। अब सारे बच्चों की जूम मीटिंग्स पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि फैमिली बड़ी हो गई है तो सबकी तो पॉसिबल नहीं है। तो जितने लोगों की पॉसिबल है वो सारे लोग इस टेस्ट से जुड़ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि जूम मीटिंग भी तुम्हें मिले, वहाँ पे पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट हो, आमने सामने वर्चुअल ज़माना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है। चलो अब आगे, मैंने कल जैसे बता रखा था भाई, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैंने ओम्स लॉ बता रखा था भाई कि इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं 9th और 10th लेवल पे, वो बहुत ही छोटे फॉर्म में पढ़ते हैं, जस्ट सिंपल फॉर्म में। बट आप जब आगे जाओगे
तो ये जस्ट हम जो पढ़ते हैं वो कंक्लूजन पार्ट होता है बस, ठीक है, वो छोटा सा कंक्लूजन पार्ट होता है और इसका डेरिवेशन तो और लंबा चौड़ा होता है। बट हम जो पढ़ते हैं भाई कि कोई कंडक्टर हमने लिया, ठीक है, कोई एक कंडक्टर ले लो आप, इसके दोनों एंड, एक एंड ये हो गया आपका, एक एंड क्या हो गया ये, अब इस दोनों एंड के क्रॉस तुमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, क्या लगा के, कोई पोटेंशियल का सोर्स लगा दिया, या फिर सेल बोल दो या फिर बैटरी बोल दो। तो ये वाला टर्मिनल जानते हैं भैया कि पॉजिटिव है। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो क्या, कि आप वायर पे कहीं भी अगर वायर, ठीक है, कोई भी वायर है, अगर इस वायर पे यहाँ वाला पॉइंट ए है तो ये जब तक कि कहीं और वो जुड़ा ना हो, बीच में कोई अलग सा अप्लायंसेस ना आया हो, कुछ भी अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट ना दिया हो, जहां तक वो जाएगा, सिंपल एज इट इज एक नॉर्मल वायर जहां तक भी जाएगा वो सारे पॉइंट क्या होंगे, ए पोटेंशियल पे ही होंगे। इस बात का ध्यान आप जरूर रखना, ठीक है। जैसे यहां तक अगर मैं बोल दूं, अगर ये ए पोटेंशियल पे है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, सिर्फ वायर, ठीक है, बीच में अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है तो वो वायर जहां तक जाएगा वहां तक पोटेंशियल क्या होने वाला है, सिर्फ ए। समझ में आई बात कि यहां पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल था, ये ए पोटेंशियल था इस टर्मिनल का, तो यहां भी पोटेंशियल वीए ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपने वायर लिया नॉर्मल वायर, ठीक है, वायर में कोई चेंज नहीं आने वाला। आप जैसे नॉर्मली आप अगर घर में हो तो आपका बिहेवियर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई बाहर से आ नहीं जाता, तुमको कुछ प्रेशराइज ना करे, तुमको कोई अलग सा मोटिवेशन ना मिले, तब तक तुम नॉर्मली बैठे रहोगे ऐसे जैसे तुम थे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि अगर जब तक तुम बीच में कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं लाते हो, कंडक्टर नहीं लाते हो, कोई रजिस्टर नहीं लाते हो, तब तक वायर जहां तक कंटिन्यूअस रहेगा वहां तक क्या होगा, पोटेंशियल सेम। अब मान लो इधर वाले का क्या था, VB मान लेते हैं, जो कि क्या था, नेगेटिव था, तो ये भी क्या होगा, B ही होगा, VB। अब पॉजिटिव वाले को मैंने बता रखा है कि हमेशा इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ कि VA वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि नहीं, बिल्कुल ज़्यादा होगा। अब इसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, VA का VB से, तो VA से VB की तरफ क्या फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा, दैट इज I, है कि नहीं। हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही हमारा करंट जाता था, बिल्कुल। अब लेकिन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये बात क्लियर है। कंडक्टर में ऐसे ही तो मूवमेंट होता है भाई, कि अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा कन्वेंशनल भाई, ये हम मानते हैं इस बात को कि करंट अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमेशा जाएगा, वो हर चीज़ के लिए वो ट्रू है, ठीक है। तो करंट के लिए भी ये है कि अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट इधर ही मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करेगा, क्योंकि ये क्या था, निगेटिव टर्मिनल, ये क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव का मैंने बता रखा है कि पॉजिटिव का सीधा मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जब पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ते हैं तभी जीरो वाला न्यूट्रल स्टेट बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से ड्रिफ्ट करने लगेगा इधर की तरफ, ठीक है, ड्रिफ्ट। अब जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा एवरेज इलेक्ट्रॉन, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। जैसे VD हम डिनोट कर देते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और ये होता क्या है, जस्ट एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग हो सकती है। मान लो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन था जो V1 स्पीड से जा रहा होगा इधर, ठीक है, ये वाला किससे जा रहा होगा, V2 से जा रहा होगा, ये वाला क्या जा रहा होगा, V3 से। तो मान लो n इलेक्ट्रॉन है अगर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है तो तुम क्या बोलोगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तुम्हारे पास उनकी स्पीड अपॉन n, यही क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होगा कि नहीं। और वही क्या होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट होने लगते हैं किधर, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड अपनी अपनी होगी, अलग अलग होगी, तो सबकी जो एवरेज स्पीड होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर हुआ। कल ये बातें नहीं हमने की थी। चलो अब आज वाली बातें कर लेते हैं भाई, जो हम यहाँ बेसिकली करने वाले थे, क्या, ओम्स लॉ, ठीक है। अब पोटेंशियल हमने दे दिया भाई दोनों क्रॉस, दोनों एंड के क्रॉस, तब होगा क्या वो समझ लेते हैं। जब पोटेंशियल आपने अप्लाई किया तो करंट फ्लो करेगा, पक्की बात है कि यहाँ से करंट चलेगा इधर, इधर आएगा,
पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव से करंट निकला, और जितना ध्यान रखना, जितना इस सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, जैसे ये तुम्हारा सोर्स था, ठीक है, तो यहाँ से अगर आई करंट निकलेगा तो यहाँ से आई करंट ही अंदर आएगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखना, कहीं पे भी छोटा सा प्रॉब्लम आए, बड़ा सा प्रॉब्लम आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी कि तुम्हें ये दिखाना ही दिखाना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आई निकल रहा है तो निगेटिव टर्मिनल पे आई ही करंट आएगा अंदर, बस इतना तुम जरूर ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। करंट नहीं चेंज होगा। देखो अभी आप जब रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो कुछ लोग बोलते हैं भैया क्या रेजिस्टेंस होता है तो करंट कम हो जाता है, करंट कम नहीं होता है, मैं वो चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, करंट कम नहीं होता है। तो ओम्स लॉ ने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं वो VAB, ठीक है, VA माइनस VB बोल सकते हो, क्योंकि VA क्या है ज़्यादा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे बोला जाता है भाई। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था भैया पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा फिर से समझा दीजिए। समझ लो भाई, ये पॉइंट A है आपका, ये पॉइंट B है। अगर तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मान लो आप जब पोटेंशियल क्रिएट करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है क्या, यहाँ से यहाँ तक आता है क्या, बिल्कुल आता है, ड्रिफ्ट होता है। तो अगर तुमसे बोला जाए एक चार्ज को किसी एक पोटेंशियल से उठा के दूसरे पोटेंशियल तक ले जाओगे तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, बिल्कुल। तो जो वर्क डन तुम करोगे एक चार्ज को A पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लाने में, दैट चार्ज वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। समझ में आई बात कि इलेक्ट्रॉन को, देखो कोई भी तुम एक चार्ज लेते हो, वो ये मैंने ऑलरेडी बता रही, फिर से बता रहा हूँ, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा, उसकी कुछ क्षमता भाई पोटेंशियल होगी, उसके रेंज में अगर तुम आओगे तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा, अगर फोर्स लगाएगा तो तुम्हें कुछ ज़्यादा फोर्स लगा के वर्क डन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है पोटेंशियल, क्या है भाई, वर्क डन, जो तुम वर्क करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में, अपॉन पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। अब ओम्स ने क्या भाई, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे ये इस V की वैल्यू बढ़ा रहे थे, मान लो ये V है तुम्हारा, जो पोटेंशियल सोर्स लिया था हमने V, ये जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ा रहे थे करंट इन कंडक्टर भी बढ़ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन फॉलो हो रहा था, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। अब तुम्हें पता है कि फिजिक्स में भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, फिजिक्स और मैथ, कहीं पे भी ये अगर सिंबल दिखा तो समझ लेना ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉपी पेस्ट वाले रिलेशन में फॉलो करेंगे कि अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये बढ़ेगा भाई तो ये वाला भी कॉपी करके ये वाला भी बढ़ेगा, बस सेम रेशियो में, किसी एक रेशियो में जरूर बढ़ रहा होगा, ये ध्यान रखना। तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं हम, दैट इज R/I, ठीक है। ये R होता क्या है, ये रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है, समझ में आई बात। ये ओम्स लॉ होता है कि V = IR, ये जरूर ध्यान रखना, इसका ही खेल आपको हर जगह मिलने वाला है भाई, यही हर जगह आपको मिलेगा, हर सर्किट में ये अप्लाई होगा, ठीक है, हर सर्किट में, बिकॉज हम जो सर्किट बनाते हैं वो किसकी होती है, कंडक्टर की होती है। तो दो तरीके के आपके रेजिस्टेंस होते हैं, ओमिक होता है एक नॉन ओमिक, तो वो सारी चीज़ें हम कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या सबको, इतनी बात क्लियर है भाई, जल्दी जल्दी बताते रहो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब भाई आ गई बात किसकी, रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो जैसे अगर तुम्हें अलाउ कर दिया जाए, ठीक है, तुम्हें अलाउ कर दिया जाए भाई कि तुम कोई काम अगर तुम्हें दिया जाता है, तुम्हारे पास राइट है कि तुम उसको अपोज कर सकते हो, भैया मैं ये काम नहीं करूंगा। जैसे तुम्हें बोल दिया जाए धूप में जाओ 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है, समझना ध्यान से कि धूप में जाओ, तुम्हें 10 मिनट खड़े होना है, धूप में जाओ खड़े हो जाओ, जाओ जाओ, तो तुम क्या कहोगे कि जो तुम्हें तुम्हारी बॉडी को तकलीफ दे भाई वो काम तुम नहीं करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, तुम वो काम करोगे भी नहीं। तो तुम कहोगे हम ये काम नहीं करेंगे, हम रजिस्ट कर रहे हैं आपको, हम ये काम नहीं करेंगे, पहला केस। या फिर तुम्हारा दोस्त तुम्हें धक्का दे रहा हो, ठीक है, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा हो, तुम्हें धक्का दे रहा हो, तो तुम ऑब्वियस सी बात है खड़े हो जाओगे, नहीं भैया हम नहीं, हम हिलेंगे ही नहीं, चांस ही नहीं। तो वही बात है, तुम क्या करते हो, रजिस्ट करते हो, उसके मोशन को रजिस्ट करते हो। जैसे फ्रिक्शन तुमने पढ़ा था, तो जब हम बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाते थे
तो फ्रिक्शन क्या करता था, बॉडी को, मोशन को अपोज करता था। वैसे ही जब हम यहाँ पे एक पोटेंशियल लगाते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस, ठीक है, किसी कंडक्टर के क्रॉस, तो कंडक्टर के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी। ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो यहाँ टर्मिनल बदल देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये टर्मिनल दूसरा रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है आपका, उस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है तो आपका जो टर्मिनल होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। अब हम कंडक्टर के क्रॉस जब हमने एक कोई सोर्स लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जहां कमी होती है वहां जाते हैं, कहां से, जहां ज़्यादा होते हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होते हैं, ज़्यादा, और यहाँ पे क्या होते हैं, कमी। तो ये इधर से उधर फ्लो करने लगते हैं। अब कंडक्टर की भी भाई कुछ है ना, उसके पास भी तो राइट्स हैं कि अगर तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें अपोज करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो ये होता कैसे है? ठीक है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है भाई कि ये कितना आपके इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करेगा। या फिर दूसरा रीजन जो होता है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, तो ड्यू टू कोलिजन भी कुछ होता है। ठीक है, ड्यू टू कोलिजन, अब देखो ये इससे टकराएगा तो ये वाला रुकेगा, इसके मोशन में थोड़ा स्लोनेस आ जाएगी, फिर ये आगे गया इससे टकराया। रैंडम मोशन होता है, ये बात तो जानते हो ना कि रैंडम मोशन होगा, कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। तो जब इससे ये टकराएगा तो स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो बेसिकली आप देखो, आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो ये कंडक्टर का हाथ है। ठीक है, वो कंडक्टर का हाथ है, वो क्या कर रहा है, रोक रहा है उसको। ठीक है, रोक रहा है, भाई तुम मत जाओ, तुम जा नहीं सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रोक रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, हम यहाँ से अगर करंट आई, हमारा इधर से करंट आई जा रहा है तो इधर आई तो नहीं निकलेगा, I2 निकलेगा अगर I1। क्या आपके मन में ये वाला डाउट है क्या कि अगर I1 करंट इंसर्ट हुआ तो I2 बाहर निकलेगा? क्योंकि वो रजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो रोक देगा पूरा। ऐसा हो रहा है क्या तुम्हारे पास? ऐसा हो रहा है। देखो समझो ध्यान से, ये अगर तुम्हारे पास पाइप है, ठीक है, पानी वाली पाइप है ये, ठीक है ना भाई, और यहाँ से तुमने सोर्स लगा दिया है कोई, यहाँ पे पानी, इंसर्शन वाला पानी, तो जितना अमाउंट ऑफ पानी इधर से जाता है उतना ही तो इधर निकलता है, उतना ही तो निकलता है भाई। बस ये है कि आपकी फिर दूसरी कंडीशन ले लो कि ये पाइप और तुमने नैरो कर दी, ठीक है, फिर से सेम सोर्स लगा दिया तुमने इधर, जो ये सोर्स लगाया था तुमने, तो अब जितना अमाउंट ऑफ करंट फिर से इधर जाएगा उतना ही तो निकलेगा। तो मतलब इंसर्शन ही क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा। वो रिलेशन हो जाएगा किस पे, आउटवर्ड के। ये क्या आ रहा था, यहाँ से पानी आ रहा था, तो यहाँ से भी उतना ही अमाउंट ऑफ पानी निकल रहा था। बट डिफरेंस क्या आएगा, जैसे तुम पाइप पतली करते हो भाई, आप देखते हो क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, स्पीड का लोचा होता है। बट करंट, अमाउंट ऑफ वाटर जो था वो तो नहीं बदला ना, वो तो नहीं बदला। वो क्या हुआ, इंसर्ट ही कम होने लगा, स्लो जाने लगा। वैसे जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका होगा, करंट उतना ही कम इंसर्ट होगा, लेकिन जितना इंसर्ट होगा करंट उतना ही बाहर निकलेगा। इस बात को जरूर ध्यान देना कि आई करंट अगर किसी कंडक्टर में जाता है तो आई करंट ही बाहर निकलेगा। ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपको, ठीक है। चलो अब भाई जो बेसिक बात है कि यूनिट क्या होती है, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, तो रेजिस्टेंस हमने देखा अभी V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर देखा था ना भाई। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो R को निकाल लेते हैं, क्या होता है V अपॉन I। तो V क्या है भाई, वोल्टेज, दैट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हो। या फिर हमने ओम्स लॉ में देखा था, ये क्या था, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, तो उनको रिस्पेक्ट दिया हमने, और इसकी एक यूनिट और निकल के आ गई, दैट इज ओम, OHM, ठीक है, ओम, ध्यान रखना ओम। या फिर तुम वो क्या बोल सकते हो, सिंबल ऐसे भी दिखा सकते हो, ये सिंबल होता है दिखाने का कि ये अगर आपको कहीं गिवन है तो उसे ओम ही समझना, वो यूनिट को ही दिखाता है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी बड़ी है या फिर छोटी है, वो यूनिट ही होती है। तो दो यूनिट है, जो SI यूनिट है भाई आपकी क्या है, ओम, या फिर अगर आपसे बोल दिया जाएगा वोल्ट
पर एम्पियर, तो वो भी सही है, दोनों सही है। ये मत कि एक को ही लेके बस हम उड़ने लगे भैया, हमें उससे नहीं मतलब है, दूसरा वाला क्या है, तो वो काम मत करना। दोनों एप्लीकेबल है, दोनों हर जगह आती है, ठीक है। चलो अब देखो, रेजिस्टेंस की बात हुई भाई, रजिस्ट करना है मोशन, तो क्या आप देखो हर इंसान टू इंसान वेरी करता है कि नहीं। जैसे तुम्हारा दोस्त हो सकता है बहुत ही पोलाइट नेचर का हो, तुम्हें कम ही धक्का दे, ज़्यादा धक्का ना दे। जैसे मैं हूँ, एक कोई और लड़का है, ठीक है, तुम्हारे में से कोई को ले लेते हैं जो थोड़ा एंग्री वाला माहौल है उसके साथ, ठीक है, एंग्री वाला। तो दो लड़के हैं, मैं एक खड़ा हूँ, एक दूसरा, मेरा पोलाइट नेचर है भाई, तो मुझे तुम अगर रजिस्ट करते हो, ऐसे धक्का देते हो, तो मैं तुम्हें कम रजिस्ट कर पाता हूँ, मैं तुम्हें कम रजिस्ट करता हूँ। बट कोई दूसरा होगा जो स्ट्रांग होगा, एंग्री नेचर का होगा, तुम उसको थोड़ा सा भी ऐसे पुश करने की कोशिश की, तुम्हें अच्छे से ढकेल देगा, तुम्हें रिवर्स ही कर देगा। तो ये नेचर क्या है भाई, उस इंसान का नेचर बदल रहा है, पर्सन टू पर्सन बदल रहा है। वैसे ही जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की, इलेक्ट्रॉन को मोशन को अपोज करने की, वो कैसे बदलती है, मटेरियल टू मटेरियल बदलती है, ना कि अब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जो उनमें पहला फैक्टर आता है वो क्या, कि मटेरियल टू मटेरियल बदलती है। आप अगर मटेरियल चेंज कर देते हो तो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो बदल जाती है। इसलिए याद रखना कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, दैट इज मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, कि मटेरियल कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। तो कुछ मटेरियल्स हमने देखे हैं भाई, कंडक्टर्स है ना, कंडक्टर्स जो क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो करने के लिए पाथ दे देते हैं, ये रजिस्ट नहीं करते। जैसे तुम मुझे ऐसे पुश करने आए, धक्का देने आए, फोर्स लगाए, तो मैं बोलूँगा चलो मैं पीछे हट जाता हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा मैं पीछे हट जाता हूँ, बट तुम्हारे में से कोई होगा नहीं हम क्यों हटेंगे। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। आपको अभी बेसिकली दो पढ़ना है, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं भाई, मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या आते हैं, आपके दो चीज़ें आती हैं, पहला तो आता है नॉन मेटल्स, और दूसरा आता है क्या, सेमी कंडक्टर बोल सकते हो, सेमी मेटल बोल सकते हो, दोनों बात है, ठीक है। सेमी कंडक्टर बोल दो, सेमी मेटल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि वो ना तो नॉन मेटल होते हैं प्योरली, ना ही मेटल, थोड़ा सा उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर कुछ लड़के होते हैं ना, कि तुम उन्हें समझते रहना, पहला क्या था, मेटल, जो कि तुम अगर उसे धक्का देते हो, चल भाई तेरी सही, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, पीछे हट गया। दूसरा नॉन मेटल, तुम उसे धक्का दिए तो ना वो पीछे नहीं हटने वाला, वो तुमको ही अपोज कर देगा, तुमको ही ढकेल देगा, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन नॉन मेटल। कुछ लड़के होंगे जो कोई मान लो तुमको आके बोल दिया कि हटना मत, ठीक है, बट तुम उसे अगर मोटिवेट करते हो, भाई हट जाओ भाई, थोड़ा सा रिक्वेस्ट, हट जाते। तो सेमी कंडक्टर भी उसी टाइप के हैं, कि जब तक किसी एक नॉर्मल टेम्परेचर हो, नॉर्मल प्रेशर हो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे वो बेसिकली नॉन मेटल्स की ही तरह होते हैं। बट थोड़ी बहुत अगर उनके साथ क्या मोटिवेशन कर दिया जाए, उनके अंदर मोटिवेट कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएंगे, मेटल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मेटल्स में आप जानते हैं भाई, कॉपर हो गया आपका, ठीक है, आयरन हो गया आपका, तो काफ़ी सारी चीज़ें, गोल्ड हो गया आपका, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंडक्टर हैं, है ना, कंडक्टर हैं। तो मटेरियल टू मटेरियल भी आपका क्या करता है, वेरी करता है। अगर कंडक्टर है तो भाई इनकी जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है। ये करंट को फ्लो करने देते हैं, ना कि रोकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में रोकते हैं, वो ना के बराबर होती है। बट इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है, ठीक है। इनका जो रेजिस्टेंस होता है, देखो जहाँ से भी करंट अच्छे से फ्लो कर जाए, आसानी से फ्लो कर जाए, वो क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर जहाँ से भी करंट कम फ्लो करे, ठीक है, कम फ्लो करे, उसका क्या होगा, कम होगा रेजिस्टेंस। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये शायद 2 × 10⁶ या 4 होता है ओम, जब ड्राई बॉडी है आपके, ड्राई। बट जब ये वेट हो जाती है, ये हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मली चप्पल उप्पल पहन के सूखे में हो तो हमारी बॉडी से करंट बहुत ही कम पास करेगा, जो फ्लो करना चाहो अगर तुम, कि 2 वायर को पकड़ लो भैया तो करंट पास कर जाएगा। तो अगर बॉडी तुम्हारी ड्राई है तब, ठीक है, सूखी हुई, पानी निकाल दो अंदर से, तब ये होता है आपका क्या, रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है करंट को लेके, ये आप रोक लेते हो। बट अगर बॉडी आपकी वेट है तो थोड़ा सा आपके अंदर जो रेजिस्टेंस रह जाता है, बहुत ही थोड़ा सा ही बच जाता है, बाकी वाला पार्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा क्या करने लगते हो, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हो जब आपकी बॉडी क्या होती है, वेट हो जाती है। तो लाइन पढ़ लेना भाई, सब मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड
हेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। मतलब ये करंट को बहुत ज़्यादा नहीं रोकते हैं, चार्ज को ज़्यादा फोर्स नहीं देते हैं, वो बस क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, जल्दी जल्दी बोलो, वो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की आओ तुम हमको थोड़ा सा भी टक्कर अगर दिए तो मैं हट जाऊंगा, वो वाले काम है, ठीक है, कि थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया अपने दोस्त को तो हट जाएगा, पोलाइट नेचर है। तो ये करंट के लिए पोलाइट नेचर रखते हैं भाई, ये बहुत ही रूड बिहेवियर है इनका कि नहीं हम नहीं हटने वाले चाहे जो हो जाए, ठीक है। चलो आगे बात कि अब हो सकता है, ठीक है, अब क्या हो सकता है कि ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, ठीक है, दोनों का लेंथ अलग अलग है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो इधर मूव कर रहा है दोनों में, तो रजिस्टिव प्रॉपर्टी हमेशा इधर की तरफ लगेगी, क्या, ये L2 है लेंथ इसका और उसका L1, तो किसमें ज़्यादा देर तक भाई इस पे रजिस्टेंस अप्लाई होगा, ये भी तो है ना कि जो रजिस्टेंस है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली लेंथ ऑफ, दिस इज मींस रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो समझने के लिए देख लो कि इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ज़्यादा दूरी चलनी है, इसके ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, ज़्यादा कंडक्टर रोक पाएगा इसे, इसको ज़्यादा स्लो कर पाएगा, बट इसे क्या है भाई यहीं तक जाना है, ये तो निकल गया, बट ये वाले को इतनी डिस्टेंस और कवर करनी है भाई क्योंकि लेंथ ज़्यादा था। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जिस कंडक्टर का लेंथ अगर सेम नेचर का कंडक्टर है, सेम लेंथ का कंडक्टर है, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर लेंथ ऑफ तुम सेम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज मिलता जाएगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई दैट लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर, जैसे आप इलेक्ट्रिक वायर्स देखते हो जितना ज़्यादा बढ़ाते जाते हो उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना क्या था, पहली कंडीशन क्या थी ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल से अलग होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है वो कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में भी दो मैंने बता रखे हैं भाई आपको, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, ठीक है। अब तीसरी बात कि जो आपका एरिया है, ठीक है, ये एरिया ए था पहले वाले के लिए, अब दूसरे वाले के लिए ये एरिया क्या था, बदल गया, ठीक है, ये एरिया बदल गया। तो रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाली लाइन मत भूलना। ये कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। दिस मीन R विल डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन एरिया। तो ये क्या बोला कि रेजिस्टेंस क्या था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है भाई। देखो अब इलेक्ट्रॉन्स को इतने में ही निकलना था, ठीक है, इतने में ही, समझने के लिए बस बता रहा हूँ, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल को समझने के लिए माइंडसेट बस बैठा लो कि इलेक्ट्रॉन को अगर इतने ही एरिया में निकलना है तो भाई ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा। अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एरिया में निकलते हैं, ठीक है, तो इन्हें ज़्यादा फ्री स्पेस मिलेगा चलने के लिए। तो रिलेट करके यहाँ से समझ सकते हो तुम कि एरिया अगर तुम्हें बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, बिकॉज ज़्यादा एरिया में कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात है भाई, क्या, चलो, कि एरिया क्या होता है आपका, सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। चलो तो पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, हाँ पहली कंडीशन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। तो जैसे हमने दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स निकाला था या फिर दो मासेस के बीच का फोर्स निकाला था, तो ऐसे ही दो हमारे पास क्या आए थे भाई, एक मास और मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था, एक दोनों के बीच का डिस्टेंस का। तो अगर दोनों को मर्ज करें और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाना है हमें, तो कोई एक नया कांस्टेंट लाना पड़ेगा, दैट इज L/A। और एक नया कांस्टेंट जो आप लाते हो वो वेरी करता है पर कंडक्टर टू कंडक्टर, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल जैसे ही चेंज होगा रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस किस पे वेरी कर रहा था, लेंथ पे वेरी कर रहा था, एरिया पे वेरी कर रहा था। अब एक जो तीसरा वाला बचा था वो क्या बचा था, किसके कारण और चेंज हो रहा था, वो नेचर ऑफ मटेरियल। तो उसको कौन डिनोट करता है, रो। इसको हम डिनोट करते हैं रो से, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है रेजिस्टिविटी,
या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोल सकते हो कि हर मटेरियल का अपना अपना अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस होगा उसको अपोज करने के लिए, ठीक है। ये कुछ फिक्स होगा, जैसे हो सकता है मेटल का कम हो तो 2.2 ओम मान लो, ठीक है। समझने के लिए कि एक मेटल M1 है, एक मेटल M2 है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है, ओम हो गया। ये क्या हो गया, 4 ओम। तो सबका अलग अलग है भाई अपना रेजिस्टेंस उसको अपोज करने के लिए। अब इसको निकालते कैसे हैं भाई, रो जो होती है आपकी वो क्या होती है, R इंटू A अपॉन L, ठीक है। ये होती है आपकी रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अगर तुम इसे डिनोट करना चाहो, इसे डायरेक्टली एक्सप्लेन करना चाहो तो देखो रजिस्टेंस R है, ध्यान से समझना। आप देखो कैसे डिफाइन होता है आपका, एक फॉर्मूले से अगर तुम्हें डेफिनेशन बनानी है तो कैसे समझते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, ठीक है, मटेरियल ऑफ 1 यूनिट एरिया, ठीक है, 1 यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और 1 मीटर का लेंथ है, तो वो किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, अगर उसका एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर और उसकी जो लेंथ है वो क्या है 1 मीटर, तो उसके कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये मटेरियल M1 है हमारा, ठीक है, मटेरियल M है, तो मैं बोलूँ इसकी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे कि ये हर एरिया, हर लेंथ वाइज लेंथ ये चेंज होगी, ठीक है, मतलब कांस्टेंट होगी। तो ये जो होगा, ये मटेरियल अगर R रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है फॉर एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है। इस मटेरियल का 1 मीटर का स्क्वायर एरिया लेते हो तुम और उसका 1 मीटर का लेंथ लेते हो, वो जो तुम्हें रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तुम्हारे करंट को जो अपोजिशन देगा, वही रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी भी बेसिकली एक रेजिस्टेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, हमको अगर वो फॉलो करता है भाई कि एक यूनिट एरिया आप ले रहे हो, यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ का, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस वो कितना शो कर रहा है, वही क्या है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द लेंथ और एरिया। तो सिंपल सी बात दिख रही भाई, लेंथ अगर वेरी होगा तो आपका जो रेजिस्टिविटी है चेंज होगा, और एरिया अगर वेरी होता है, फॉर्मूले में ही दिख रहा है, फॉर्मूले में इधर वाली जितनी भी क्वांटिटीज है, ठीक है, वो अगर चेंज होती हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये जरूर लिखते जाना, इसको नोट आउट करते जाना कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। और सॉरी, ये डज नॉट डिपेंड, ये नहीं डिपेंड करती, क्योंकि रेजिस्टिविटी की है ना, रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन ये होती है क्या, कि ये 1 मीटर एरिया और 1 मीटर लेंथ की जो रेजिस्टेंस होती है वही क्या होती है आपकी रेजिस्टिविटी। तो ये ना तो उसके लेंथ पे वेरी करेगी, ना ही उसके एरिया पे, क्योंकि एरिया और लेंथ आपने पहले ही फिक्स करके रखा है, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ, ठीक है। तो उसके ऑफर जो वो रेजिस्टेंस देगा उस केस में वो क्या होगा आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। सॉरी, डज नॉट था, लेकिन जो बेसिक बात है वो क्या, कि मटेरियल अगर चेंज करते हो, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करते हो, यही तो वो डिनोट करता है। जैसे जैसे नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे नेचर ऑफ मटेरियल तुम चेंज करते हो, ठीक है ना। फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, कंडक्टर की बात करोगे, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है आपका, हो सकता है 1 ओम हो, 2 ओम हो। तो अब यूनिट की बात कर लो कि भैया यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, तो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको हटाते हैं। अब यूनिट की बात कर लो भाई, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो जो फॉर्मूला है फॉर्मूले से ही यूनिट निकालने आप ट्राई करते हैं, धीरे धीरे क्या निकल जाएगा, बिल्कुल देखो कैसे, रो इज इक्वल टू आर की क्या होती है, ओम होती है, इंटू एरिया क्या है, मीटर का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना मीटर का स्क्वायर अपॉन लेंथ क्या होगा मीटर में, तो ये कैंसिल आउट एक, तो रो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर क्या होगी आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट, ये ऐसे भी दिखा सकते हो आप, तो दोनों तरीके हैं दिखाने के। ओम को अगर तुम वर्ड फॉर्मेट में लिखते हो तो OHM लिखोगे, या फिर अगर तुम कैसे लिखते हो भाई, ये क्या सिंबॉलिकली लिखते हो, तो ये वाला सिंबल प्लस मीटर, ठीक है, समझ में आए बात।
आप एक जो बेसिक सा टर्म बचा हुआ है उसको, ये तब तक आप क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं एक बेसिक टर्म समझा देता हूं, दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। अब ये क्या होता है, जैसे अभी पढ़ा तुमने रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी ये क्या था, हर मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है अपोज करने की, वही क्या होती है, चार्ज के मोशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी ही तो तुम्हारी रजिस्टिविटी होती है। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, जस्ट ये अपोजिट होती है किसकी, रजिस्टिविटी की। ठीक है, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल बोल सकते हो कि ये जितना अपोज करेगा उसका उतना बचा वाला हिस्सा, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ये है कोई कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर, तुमने अब अपोजिशन वाला केस निकाल लिया, तो जो बचा वाला केस है वो क्या बचेगा, कंडक्टिविटी वाला। तो कंडक्टिविटी बेसिकली आप डिनोट करते हो इस तरीके से, सिग्मा तरीके से। ठीक है, तो यूनिट बस पलट जाएगी भाई, ये क्या है, रो है ना, वो तो रो है भाई। अब रो अगर तुम पलट देते हो, रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, ये कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के बीच का रिलेशन होता है, बस इतना सिंपल है। ठीक है, अब देखो एक चीज आगे, अब ओम्स लॉ आपने जो पढ़ा, ठीक है, अब कुछ बच्चे उसको भी, अब मैं उनको बता देता हूं फिर से यहाँ पे कि अब आपने क्या पढ़ा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर ग्राफ आपको कहीं दे दिया जाए V और I के बीच का, ठीक है, तो आपका ये काम है छोटा सा कि V और I के बीच का ग्राफ बताना। तो क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बिल्कुल, y इज इक्वल टू mx प्लस c बनाओगे, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0, तो y इज इक्वल टू m क्या है आपका r इंटू x क्या है I, और y क्या है भाई v। तो रिलेट कर लो, y इज इक्वल टू v, m इज इक्वल टू r और I इज इक्वल टू x। तो v वर्सेस I का ग्राफ बनाना होगा, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि ये सेम रेशियो में ही चेंज होगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, और इस ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। समझ में आई बात। V वर्सेस I का ग्राफ, जो कंडक्टर्स आपका ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, जो अगर नन ओमिक रेजिस्टेंस है मतलब V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करेंगे। फिर से देख लो ध्यान से, समझ में आई बात। ग्राफ कैसे बनता है V इज इक्वल टू आई का, बहुत सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ग्राफ आपने पढ़ा है भाई कि जैसे जैसे V वेरी करेगा, जहां पे भी ये कंडीशन देखो लगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन अगर आ गया तो यही ग्राफ बनना तय है, ये बात है। बस अगर आपके पास ये C कहीं मिल जाता है तो इट मीन्स इस एक्सिस पे यहाँ पे बढ़ जाओगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब दो नई चीज़ें आती हैं, बार बार बच्चे पूछते हैं और उसको भी समझ लो। एक आती है क्या, ओहमिक रेजिस्टेंस, ओहमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरी नन। तो बस ये समझ जाओ नन वाली की क्या बात है, जो ओहमिक था वो क्या करेगा, वो V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो करेगा, बिल्कुल। ये क्या करेगा, V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ अगर समझते हैं ध्यान से, ग्राफ देखना, तो V इज इक्वल टू आई आर का ये बनेगा। अब इस ग्राफ को छोड़ के अगर कोई भी ग्राफ तुम्हारे पास आता है, मतलब ये वाला ग्राफ अगर V वर्सेस I का बना किसी कंडक्टर के लिए, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो ओहमिक रेजिस्टेंस होगा, इस केस में ओमिक। अगर इसको छोड़ के कुछ भी बनता है, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, अगर कोई भी ये दोनों में से कोई या कोई भी, बस इस लाइन को छोड़ के, जो ये स्ट्रेट लाइन बनी है, इसको छोड़ के अगर कोई भी ग्राफ तुम्हें मिलता है, दैट इज नन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, नन ओमिक, बस इतना सिंपल सा होता है, लेकिन इस बार बार पूछते रहते हैं भैया हैं बच्चे की बता दीजिए। तो बेसिकली जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, V इज इक्वल टू आई आर। कहीं पे भी तुम V और I की वैल्यू अगर पुट करते हो, R की वैल्यू हमेशा तुम्हें सेम मिलनी चाहिए, कहीं पे भी किसी भी पूरे कंडक्टर में। तो वो ओमिक रेजिस्टेंस, अगर वो ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो V इज इक्वल टू आई आर के रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। अगर तुम उस कंडीशन पे कहीं दो जगह ये कंडीशन अप्लाई करके देखते हो, V इज इक्वल टू आई आर, तो वो डायरेक्टली कट हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो बस उतना सिंपल सा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें समझने के लिए। अब आगे की बातें कर लेते हैं भाई। एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, अब इसको ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम आपसे देखो कैसे अप्रोच करना है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो फटाफट शुरू हो जाओ भाई। ठीक है, बिना कुछ बोले तुम लोग देखो, तब तक मैं देख रहा हूँ क्या पूछा गया आपसे। द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड बट इट्स क्रॉस सेक्शन रिमेन द सेम। ठीक है, देन फाइंड इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अब देखो
कोई एक कंडक्टर अगर दे दिया गया तुमसे, अगर मैंने बोला था कि कोई अगर एक कंडक्टर दे दिया गया है तो इसकी रजिस्टिविटी जो होगी वो हमेशा सेम होती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकता है अगर तुम इसमें छेड़छाड़ करते हो। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ध्यान से देखो, रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है भाई, रजिस्टिविटी कहाँ गई, रजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे। अगर मटेरियल चेंज होता है तभी रजिस्टिविटी चेंज होगी। ये लिख लेना कॉपी में, रेड पेन से लिख लो, रेड पेन से लिखना हो तो जिससे भी तुम्हें लिखना है उससे लिख लो, क्योंकि यही बार बार आपसे पूछा जाने वाला है कि रेजिस्टेंस की जो लेंथ है वो बढ़ाते हो आप, अगर रजिस्टिविटी के चक्कर में पड़ गए तो वहीं फंस जाओगे। तो आर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, यही तो होता है, यही तो होता है भाई, बिल्कुल यही होता है भैया। अब दो केसेस आपको दे रखे हैं, पहला कौन सा, पहले में लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, मतलब एल रखा था तुमने, दूसरा केस का लेंथ जो लिया, दूसरा जो तुमने वायर लिया वो कुछ ऐसा ले लिया जिसका लेंथ क्या हो गया 2L। पहले का केस L था, दूसरे का 2L था, दोनों का जो एरिया है वो तुमने नहीं चेंज किया। इतनी मेहरबानी तुमने कर रखी है कि एरिया नहीं चेंज करा है तुमने, बस चेंज करा है क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर। थोड़ा बहुत दिख रहा होगा बड़ा, बट समझ लेना 2L ही है। तो अब पहले केस के लिए तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा पहले के लिए, अगर रो क्या है तुम्हारी रजिस्टिविटी है, इस केस में भी रो ही रजिस्टिविटी दिख रहा है ना, रो ही रजिस्टिविटी होगी बिल्कुल। अब लेंथ तुमने चेंज कर दिया बट एरिया नहीं, तो दूसरे वाले के लिए ये R1 था, ये R2 था, दूसरे कंडीशन के लिए रो नहीं चेंज होगा, लेंथ तुमने चेंज कर दिया है, एरिया तुमने कांस्टेंट रखा है। दो केसेस बने। अब दोनों के बीच का रेजिस्टेंस आपको पता चाहिए कि दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, रो कैंसिल आउट, रो और एल कैंसिल आउट, एरिया वाला पार्ट भी कैंसिल आउट बिल्कुल। तो आएगा क्या भाई, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू 1/2, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या, एक बार करके देखो। तो जो R2 फाइनल रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ R1। समझ में आई बात कि 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो इसमें कुछ था नहीं, प्रॉब्लम में कुछ था नहीं। अब तुम निकालने लगोगे अगर 4 टाइम्स 1/2 टाइम्स तो गलती हो जाएगी। 2 टाइम्स ऑफ R1, अब कुछ बच्चे निकाल देंगे 1/2 को, पक्का पता है भाई, कुछ तो पक्का आंसर किए होंगे कि वो घट जाएगा, घटेगा नहीं, कभी भी नहीं घटेगा। अब समझने के लिए समझ जाओ कैसे, अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बिना कैलकुलेशन के जवाब देना हो तब देखो कैसे। तो उस केस में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, R का पहले फॉर्मूला लिखो, दैट इज रो इंटू L/A। समझो, अगर तुमसे बोला जाए कि डायरेक्ट बताओ बिना फॉर्मूला यूज किए, मतलब फॉर्मूला को देख के बिना कैलकुलेशन किए, तो ध्यान देना जो भी प्रॉपर्टी, ठीक है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी L है, R के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एरिया है। अब अगर तुम लेंथ बढ़ाते हो, एरिया को नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, एरिया तुम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, ये वाली बात तुमने पहले ही लिख ली है, क्या रिमेन सेम है ना, क्या क्रॉस सेक्शन नहीं बदला है तुमने, एरिया को नहीं बदला है, तो एरिया वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। अब R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, समझ लोगे तो प्रॉब्लम कर ले जाओगे आसानी से सारे प्रॉब्लम्स, कि L क्या होता है, अगर बढ़ाते हो तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और जैसे ही बढ़ेगा, जितना एक कांस्टेंट रेशियो में बढ़ेगा, कि अगर तुमने इसे 2 टाइम्स बढ़ाया है तो ये भी क्या करेगा, 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट का रिलेशन है। ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई भाई, कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर तुम जितने रेशियो से बढ़ाते हो लेंथ को उतने ही रेशियो से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अनटिल आप एरिया को क्या कर रहे हो, कांस्टेंट रखे हो। ये वाला भी ध्यान देना है, जितने भी टर्म्स होंगे, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसको अगर ये तो कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया कि रो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गधा वो कांस्टेंट है, उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलो आगे की बात कर लेते हैं भाई। अब बेंडिंग इफेक्ट क्या आता है रेजिस्टेंस पे, बेंडिंग का हम क्या कर देते हैं, कंडक्टर की बेंडिंग। तो चलो देख लेते हैं भाई, बेंडिंग करके देख लेते हैं। ये कंडक्टर था हमारा, ठीक है, ये कंडक्टर था। अब अगर मैं बोलूं कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, बेंड कर रहा हूं, ठीक है, बीच में से ही बेंड कर रहा हूं, हाफ लेंथ पे बेंड कर दिया मैंने, ये कुछ ऐसा बना, ठीक है, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा बनता है हमारे पास, ठीक है।
तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा L पूरा, और ये क्या बनाया L/2, मतलब हाफ लेंथ कर दिया। एरिया तुमने चेंज नहीं करा है, एरिया तुमने चेंज नहीं करा है, ठीक है, एरिया सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो अब इसमें अब देखो ध्यान से देखना अब होने क्या वाला है। अब अगर करंट तुम पास कराते हो, ये वाला एक क्रॉस सेक्शन, ये वाला एक क्रॉस सेक्शन, तो तुम्हारे पास टोटल एरिया क्या हो गई, 2A हो गई क्या, क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि तुम्हारे पास टोटल एरिया आफ्टर बेंडिंग क्या हो गई 2A, बट स्टार्टिंग में कितनी थी, सिर्फ A थी। अगर करंट पास करना है तो वो सिर्फ किस एरिया से पास करेगी, A वाले एरिया से, बट आफ्टर बेंडिंग दो चीजें चेंज हुई। पहला तो लेंथ हमारा हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपके पास एरिया भी 2 टाइम्स बढ़ गई। अब जो करंट पास करेगा वो क्या दोनों एरिया से पास करेगा, बिल्कुल पास करेगा। कि आपने बेंड करके, जैसे ये था, मैं इसको बेंड कर दूं, ठीक है, टोटल बेंड कर दूं 180 डिग्री पे, तो ये वाला केस बनेगा, ठीक है। तो बेंडिंग के कारण दो चीजें हो गई, एरिया भी बढ़ गई आपकी, और क्या हुआ, लेंथ भी बढ़ गई। तो इसके कारण रेजिस्टेंस क्या होता था, मटेरियल सेम है, तो मान लेते हैं अगर रो था इसका रेजिस्टिविटी, तो R विल बी दिस इंटू L/A। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन, जब हमारा पहला रेजिस्टेंस, उस कंडीशन में जब एक नॉर्मल कंडक्टर रखा हुआ था, ठीक है। अब दूसरी बात, इस केस में ये रेजिस्टेंस अब क्या होगा, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ही तो हम देख रहे हैं भाई आफ्टर बेंडिंग। तो क्या होगा इफेक्ट, वो देखो, ये चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, लेंथ क्या हो गई L/2 हो गई है, और एरिया क्या हो गया है 2 टाइम्स बढ़ गया है। अब दोनों में देख लो कितना डिफरेंस आता है, डिवाइड करके देखो, ये कट गया, L कट गया, ये कट गया, तो R1/R2 क्या आ जाएगा 1/4, दैट इज R2 की वैल्यू जो आएगी वो 4 टाइम्स ऑफ R1। तो समझ में आई बात कि आपकी एरिया क्या हो रही है, एरिया भी क्या हो रही है भाई, बढ़ जा रही है, और लेंथ भी बढ़ जा रही है। तब आपकी जो कंडक्टर की जो होगा भाई किसका, हाँ ठीक है, कंडक्टर और उसके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आया। चलो अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया लेंथ भी आपने कम करके रखा है, सही है, अभी तक दिमाग में नहीं गया इन सबों के, क्या बोलोगे, अभी तक दिमाग में नहीं गया कि भैया आपने गलत किया है तो बता दें, ठीक है, अभी तक दिमाग में नहीं गया। चलो समझ लो भाई, ध्यान से समझो, ये अगर डिवाइड करते हो ना तो ये R1/R2 क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन कर दो तो तुम एग्री हो जाते हो, हाँ ठीक है भैया आप तो कुछ भी करें वो सही है, हम तो बस देख रहे हैं। तो वो काम मत करो भाई, जो R1 की वैल्यू थी वो जो R2 की वैल्यू, हम फाइनल तो देखते हैं ना, फाइनल कम हो रहा है या ज़्यादा, वो R1 की 4 टाइम्स कम हो जाएगी। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि आप एरिया भी बढ़ा रहे हो और लेंथ को घटा रहे हो ना। ध्यान से समझो कि जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, और रेजिस्टेंस था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। पहला केस की एरिया हमने बढ़ाया 2A कर दिया, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया। अब लेंथ भी तो कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। दोनों के कारण क्या होगा, 2 टाइम्स इफेक्ट आएगा, और आपकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं, सिंपल है भाई, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन खुद करके देखना तब समझ में आ जाएगा। चलो अब आगे वाली बातें कर लेते हैं भाई, छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं अपने पास, अब 10 मिनट और है। हाँ, अब कुछ सिंबल्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में मिलेंगे, तो उनको ऊपर बात कर लेते हैं। रजिस्टर की बात करते हैं, तो रजिस्टर का सिंबल ये होता है, या फिर आपको ये भी दिखाया जा सकता है कभी कभी ऐसा। तो दोनों सिंबल कोई भी दे दिया जाए, दोनों क्या है, रजिस्टर का ही सिंबल। स्विच के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है। स्विच के लिए भी पहला क्या है, या तो ऐसा दिखाया जा सकता है, अगर इस पे डॉट बीच में नहीं लगा है तो ये ऑफ है, अगर इस पे डॉट लगा है बीच में जैसे ये वाला तो ये क्या है, ऑन है, ठीक है। डॉट नहीं है तो ऑफ है, मैं लिख देता हूं भाई, ऑफ है, ये क्या है, ऑन है। अब या फिर ये आप बोल सकते हो कि ऐसा कुछ हो, ये क्या है, ऑफ स्विच है, ऑफ, या फिर
ये ऐसा हो कि हम कनेक्ट कर दिए हो इसको, ठीक है। तो ये भी स्विच है कैसा, ऑन स्विच। समझ में आई बात। तो ये स्विच ऐसे आपको मिल सकते हैं। बल्ब जो आप इलेक्ट्रिसिटी घर में बल्ब लगाते हो, अब उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं भाई, इसको सिंपल ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सर्किट में अगर मिले, ये सारे सिंबल सर्किट में दिखें, तो आपको ये समझना है ये सारे क्या हैं, रजिस्टर हैं, ये स्विच है। दोनों में से कोई भी केस का मिल जाए तो वो स्विच है। ये क्या है भाई, ऑफ लिखा है मैंने, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऑफ, OFF, ऑफ है। सेल की बात करोगे तो सेल के लिए भी सेम है, बैटरी के लिए भी सेम ही होगा, बट बस मान लो कि कम्बिनेशन में है, ठीक है। सेल की कम्बिनेशन ही क्या हो जाती है, बैटरी। ज्वाइंट की बात करोगे तो ये ज्वाइंट का कुछ ऐसा सिंबल होगा, ठीक है। यहाँ से 3 4, ये डॉट वाला क्या होता है, ज्वाइंट होता है। क्रॉस की बात करें, अगर एक वायर के ऊपर से वायर ले जाओगे तो ये कुछ ऐसा आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये है, इसके ऊपर से अगर मुझे ले जाना, तो ये क्या मतलब कि एक वायर के ऊपर से वायर जा रहा है, ना कि जुड़ा हुआ। अगर जुड़ा वाला होगा, ज्वाइंट होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाओगे आप। अब रियोस्टेट्स क्या होता है भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। या तो ऐसा दिखता है, या फिर आपके पास जो रेजिस्टेंस दिखा के उसमें सेम क्वांटिटी फिर से दिखा दो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। एक छोटा सा टर्म और आता है, कैपेसिटर। आपने देखा होगा पंखे में लगता है ना कैपेसिटर, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, चार्ज को स्टोर कर लेता है। बेसिकली वो एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज तो बाद में समझ लेंगे, 12th में जब जाओगी तब पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये रियोस्टेट क्या है भाई, वेरिएबल रजिस्टर। लिख लेना कि रेजिस्टेंस जिसका फिक्स ना हो, जो रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, चेंज होता हो, हम चेंज कर सकते हो, ठीक है। करंट को वेरी करने के लिए विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल, तब आप क्या बोलोगे, वहां पे वेरिएबल रजिस्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अब रजिस्टर्स क्या होते हैं इनकी बात हम कर लेते हैं भाई जल्दी से, अपने पास 6-7 मिनट और है। तो देखो बेसिकली रजिस्टेंस क्या होते हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टी। अब रजिस्टर्स क्या है, बेसिकली ये डिवाइस होती है। क्यों लगाते क्यों है भाई, है ना, करंट को अपोज करने के लिए। जहाँ पे भी आपको करंट की अपोजिशन चाहिए, करंट को कम करना हो, बढ़ाना हो, जैसा भी चीज़ें खेलनी हो, वो सारी चीज़ें आप रजिस्टर यूज़ करके देख सकते हो। आप देखते हो ना घर में आप डायोड लगवाते हो, रजिस्टर्स लगवाते हो, वो सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, यही होती है, ठीक है। ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, वो उसी के अंदर आते हैं। तो रजिस्टर को बेसिकली आप डिनोट कैसे करते हो, दिस टाइप। ये होती क्या है, डिवाइस होती है। क्यों काम आती है भाई, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। ये इलेक्ट्रिक को अपोज करता है करंट को, ठीक है। तो अब कम्बिनेशन में बेसिकली जो रजिस्टर्स होते हैं उनको हम कम्बिनेशन में ही लगाते हैं कि किधर लगाएंगे तो क्या होगा, कितना करंट वेरी कर सकते हैं, करंट को कम कर सकते हैं, पावर को कम कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, करंट को अपोज करते हैं, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो इनको हम कई तरीके से यूज करते हैं, ये तरीके हम कल पढ़ लेंगे। कौन सा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। बट आज जो हमें देखना है वो एक देख लेते हैं भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमने देखा था कोई कंडक्टर अगर है ये, ठीक है, कंडक्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती थी वो आर होती थी, दैट इज रो इंटू एल बाई ए, यही होती थी भाई, यही तो होती थी। तो अब अगर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो अगर लेंथ फिक्स कर दो, आप फिक्स कर दो, और एरिया अगर फिक्स कर दो, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता था। और अगर तुम ये रजिस्टर लगा के बैठे हो, ठीक है, ये लगा के बैठे हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस तुम दे रहे हो V कांस्टेंट, तो तुम्हारा जो करंट है वो I ही फ्लो करेगा हमेशा, और वो I क्या होगा, V/R, यही तो होगा ओम्स लॉ से, कि अगर ये R है तो इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम V देते हो उस रजिस्टर के क्रॉस, तो हमेशा करंट क्या होगा, V = I/R। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि ये I1 कभी दे रहा है, कभी I2 दे रहा है, कभी I3 दे रहा है, करंट क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है भाई, करंट की बात करोगे, करंट हमेशा चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल बिटवीन द रजिस्टर, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस द रजिस्टर वो चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा चेंज क्या हो रहा है, करंट उसके बाद भी। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो क्या ये चेंज हो रहा होगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ऊपर वाला अगर कांस्टेंट है तो नीचे वाला अगर चेंज होगा तभी I की वैल्यू बदलेगी। तो I की वैल्यू बदलने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अब ये क्या है आपका कांस्टेंट, भाई ये आप चेंज नहीं कर रहे हो, बट R क्या है, ये चेंज करोगे तभी क्या होगी, ये वाली I की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। समझ में आई बात, इतनी तो क्लियर होगी कि अगर I की वैल्यू मुझे बढ़ानी है या घटानी है किसी रजिस्टर के क्रॉस,
विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको रजिस्टर की ही वैल्यू बदलनी पड़ेगी। और रजिस्टर आप जानते हो हमेशा कांस्टेंट होता है यार, वो बात मैंने पीछे करा रखी है। तो जहां पे भी क्या हो, रजिस्टेंस वेरी करे, जिस रजिस्टर की रजिस्टेंस क्या करे, वेरी करे, उसको आप क्या बोलते हो, रियोस्टेट। ठीक है, आप मतलब उसका रजिस्टेंस वेरी करा सकते हो। तो द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज यूज टू रेगुलेट द करेंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स, इट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर सर्किट में तुम्हारे करंट चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग द, तुमने एक सेल लगाया वही सेल यूज कर रहे हो, सेल को नहीं बदल रहे हो। ठीक है, बट तुम्हारा सर्किट में करंट कभी I1 बह रहा है, कभी I2, कभी I3, मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। रियोस्टेट तुमने यूज करके रखा है, तो वो क्या कर रहा है, करंट को समय समय पे चेंज कर रहा है। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, तब तक एक छोटा सा प्रॉब्लम दे देता हूं मैं, कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम लिख लो, प्रॉब्लम होमवर्क है कि किसी रेजिस्टेंस की जो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है और इसके पास लेंथ L है और एरिया A है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर, ये L था। ठीक है, इनिशियल कंडीशन, लेंथ क्या है, L है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। अब इसको खींच के आप, ठीक है, खींच के आप पतला कर दे रहे हो, एरिया क्या कर रहे हो, एरिया A/4 टाइम्स कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो, लेंथ क्या कर रहे हो, 4L कर दे रहे हो। तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, ये बता दो इस कंडीशन में। ये क्या है, R1। ठीक है, मतलब लेंथ क्या था, पहले इनिशियल कंडीशन क्या थी आपके पास, कि जो आपका कंडक्टर था वो L लेंथ का था, एरिया A था। हमने इसको चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, दैट इज जिसका एरिया क्या है, A/4, और लेंथ क्या हो गई आपकी, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंडीशन। तब रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा वो कंडक्टर आपके करंट के लिए। तो फटाफट शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो, तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी यार आपको। अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना कमेंट में। तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।